एक अलग औरत और एक मर्द की जरूरत है यहाँ। मर्द ताकतवर होना चाहिए, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर, ठंडे मिजाज का, नरम तबीयत वाला और फुर्तीला भी, तेजी से अमल कर सके। किसी भी उम्र के चलेंगे, लेकिन बेहतर हो कि वो 30-35 के लगभग हो। औरत को भी तंदुरुस्त होना चाहिए, उसकी कमर मजबूत, टांगे जानदार और बाजू भी ताकतवर। ज़हनी तवाज़ुन जरूरी और सहने की सकत, मिल बांटने की सलाहियत कैसे इनायत करें और ये भी जाने कि कैसे टूटना नहीं। दोनों जिम्मेदार हो, दोनों को राजी और बाजी होना है, वरना वो भंड करेंगे, वो निढाल हो जाएंगे, वो थक के चूर हो जाएंगे और फिर संभाल ना पाएंगे। उन्होंने सब आपस में ही तय करना होगा। उनके दरमियान एक कशिश होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं। अच्छे लोग, अच्छा होगा कि दोनों पढ़े लिखे हों, होशियार हो, कुछ ज़ौक़ वाले, अच्छी तरबियत के हामिल, ताकि वो एक अच्छा इंसान पाल सके। जरूरी नहीं कि वो ज़हीन तरीन हो, लेकिन हम जिन्स परस्त लोगों से वो नफरत ना करे या बिला वजह किसी को खराब समझे या खामखा की नफरतें ना पाले, बस एक अच्छा इंसान बने। आपको अपनी दीवानगी में आप अपने बच्चे को हर जश्न या हर फेस्टिवल पर ले जाने की जरूरत नहीं, ना ही हद से ज्यादा हिफाजती होने की कि हल्की सी छींक भी आ जाए और फौरन डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, या उसके हाथ रगड़ रगड़ के साफ करो कि उसमें से खून बहने लगे और बेचारे को डर के मारे कब्ज हो जाए। है ये हाथ, इस पे जख्म कैसे? ये कोई नया बीमारी की अलामत नहीं। आपको हर बात जानना जरूरी नहीं। ये जो सुपर मामास का जमाना है ना, वो खत्म हो चुका है। अब आपके मशवरे को कोई सुनना नहीं चाहता। आपने सिर्फ एक सूरत में वहां होना है, सिर्फ एक माँ और एक बाप की शक्ल। छोड़ के भागना नहीं है, शराबी नहीं बनना, किसी और मर्द या किसी और औरत के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना, और कोशिश करो कि अचानक से मर ना जाओ। इतना काम नहीं करो कि घर वापस लौटना ही भूल जाओ, और इतना मसरूफ नहीं रहना कि जब आपका बच्चा आपको कुछ बताना चाह रहा हो तो वो ना सुन सके। क्योंकि बच्चे नायाब, अनोखे और मुनफरिद होते हैं, और उनमें से हर एक मुस्तहिक है कि उसकी जिंदगी भी नायाब, अनोखी और मुनफरिद। आज बादल है हल्के फुल्के, बड़ा मजे का मौसम हुआ है। चलो देखते हैं बारिश होती है क्या है? बताइए, ये देखो ये पौधे हैं हरे भरे। चलो चलो हमें ड्रामा देखने जा रहे हैं, सब पहुंच चुके हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैंने ड्रामे में हिस्सा लिया है, तुम भी तमाशा देखोगे। सब होंगे वहाँ पर, कोमल, एल्डोना, साइमा, सब लोग होंगे। क्या नहीं, वो मुख्तलिफ कहानी की, उसमें तो लोग एक दूसरे पे ठीक चिल्ला रहे थे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। ये उससे डिफरेंट कहानी। हाँ, शायद इसमें भी ऐसा हो कि एक आध नाराजगी हो, ठीक है? हाँ, और ये देखो, ये गाड़ी है क्या? हाँ, ब्लैक गाड़ी है। मैंने जीप नहीं है, डबल केबिन है। चलो चलो, क्यों लूडो शो होगा, बाद में खेलेंगे। चल के देखते हैं कि ड्रामे में मजा कितना आता है। क्या
कि हम ड्रामा क्यों करते हैं? अरे इसलिए करते हैं ताकि लोगों को एंटरटेन कर सके, उन्हें खुश कर सके, उन्हें हंसा सके। तुम भी खुश हो जाओ। वैसे ड्रामे में कुछ ट्विस्ट भी हो सकता है। हाँ, अरे चलते ना बताओ क्या हो गया? घर पे है ना? हाँ, चलो 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 चलते हैं चलते हैं। अरे गोद पे आ जाओ, नहीं चला रहा क्या? उससे चलोगे? तेज तेज चलना पड़ेगा, ठीक है? कितनी तेज चल सकते हो? बहुत तेज। अच्छा चलो देखते हैं। ओह वाह भाई वाह, कितनी तेज जा रहे हो! वाह भाई वाह, इतनी तेज ड्रामा देखने जा रहे हो जैसे इससे पहले कोई ड्रामा देखा ही नहीं। और वाकई किसी ने नहीं देखा होगा। ये कोई खेल थोड़ी है, ये तो जिंदगी है, जिंदगी। और इसे मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे चलते हैं। क्या? अरे गोद में आ जाओ, मैंने कहा। नहीं तुम चलोगे? तो चलो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी बल्कि आ गया। ये देखो, ये देखो, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे ड्रामा होगा। थिएटर होगा, ऑडिटोरियम में। चलते हैं, चलते हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, लोग आ चुके हैं, जल्दी जल्दी चलो। ये हम इधर हो गए। हाँ, चलते 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 काफी देर हो गई है वैसे, है ना? लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा, बहुत मजा। ये ओ आते हैं, जल्दी जल्दी। ये उसका बैक स्टेज का रास्ता है। आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। ये पहुंच चुके हैं। हाँ, ये है वो ऑडिटोरियम के अंदर। हम बैक स्टेज आ गए। हेलो सारे। ये जल्दी 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 आ गए। ये आ गए यहाँ से इंटरव्यू। इसको सब बैठे हुए हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट इसको तो बात है, एक मिनट। तुम्हें याद है ना शिकारी कैसे शिकार करता है? छुप छुप के। हमें भी ऐसे ही अंदर खामोशी से दाखिल होना है, छुप छुप के, आराम से। हाँ आ जाओ। हाँ ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर। ये लो, तुम कैमरा लो। ये लो, वीडियो तुम बनाओगे, ठीक है? ओह, ये क्या लटक रहा है? चम्मच। लेकिन ये यहाँ पर क्यों मौजूद है? मुझे लगता है सेट का डिजाइन है। लेकिन देखते हैं कि इसको क्यों रखा गया है। ओह, हेलो अली। हाय, क्या हाल है अली? हाँ, लाइटें बिल्कुल ठीक है। बहुत जबरदस्त अली, गुड जॉब। क्या तुम्हें पसंद नहीं तो तुम खुद कह दो अली से, तुम्हारा दोस्त है। अच्छा मैं कह दूं? चलो मैं कहता हूं। अली, क्या ये लाइट ब्लू हो सकती है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखना कितनी जल्दी रंग बदलेगा। देखो अभी ऐसे होती है ब्लू। हाँ, अरे वाह, ये हो गई ब्लू। अब यहाँ पे होगा डांस बच्चों के लिए, और मैं नाचूंगा तुम्हारे लिए और तुम नाचोगे मेरे लिए। तैयार हो ना? अरे क्या मकसद, तुमने स्कूल में सीखा तो था डांस। हाँ नहीं आता? अरे याद करो, ये वाला। नहीं नहीं नहीं, तो फिर कौन सा हो सकता? हाँ, आंखों का रक्स करना, आंखें घुमाना। हाँ, ये फिर आंखों में मटकाना आंखों का, और इस मटकाने में अटक जाना। है कोई है? मैं फेंका हो गया हूं। अरे है कोई? मुझे बचाए, मुझे बचाए बचाए बचाए। कोई मेरी मदद करे। हाँ तुम करो। ओह थैंक यू। वैसे हम कुछ और भी कर सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हें फेक डांस दिखाता हूँ। मेरी उंगलियां डांस करती है डांस। ये देखो, ये ऐसे। हाँ, क्या लग रहा है शेर?
Meow. 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 Meow, 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 meow. मजा आ रहा है? अब डांस करो तुम, अब करो। अरे क्या अच्छा, और ये ऐसे, हाँ, नाच रहे हो, जबरदस्त, ऐसे ही नाच, ऐसे बच्चे भी काम करते हैं इधर उधर। तुम पियानो प्ले करोगे, फिर मैं डांस करूँगा। तू गाओ जरा। है? नहीं, पियानो नहीं आ रहा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं। अब तुम चुपचाप वहाँ पर बैठो। सही है, इधर जाके बैठो, इधर। हाँ, नहीं इधर नहीं, इसके बराबर। ठीक है, ख्याल रखना है इससे, हाँ? थैंक यू यार, लव यू। हाँ, अब हिलना नहीं अपनी जगह से। सही है, अगर तुम हिले ना तो भूला करना नहीं। और जितने भी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, प्लीज वो भी मोबाइल यूज ना करें, ना हिले, क्योंकि उनको भी ना फिर लॉलीपॉप नहीं दी जाएगी। ये क्या हो रहा है? मेरी बॉडी हरकत में आ गई है। वो क्या? कहाँ से उड़ रहा है? उड़ रहा हूँ मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हाँ, और कोई म्यूजिक नहीं। अरे म्यूजिक तो बजाओ। एक बात करें प्लीज। थैंक यू। और आप सब लोगों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही, पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा ऐसा होता है। हमारे इस यूथ फेस्टिवल में और म्यूजिक अवार्ड शो में मुख्तलिफ पैनल पर भी बातचीत की जाए। कुछ चेहरे नए नजर आ रहे, उन्हें देख के बहुत अच्छा लगा। अब रक्स हो या इस तरह की कोई भी डांस हो, इसमें हिदायतकारी कोरियोग्राफी सिर्फ स्टेज पर जरूरी नहीं, हर रोज हर जगह हमारी जबान से निकलते हुए लफ्ज एक तरह लफ्जों का नाच ही तो है। हर कदम हम जो आगे बढ़ाते हैं इसी को तो कोरियोग्राफी कहते हैं। हर चेहरे की मुस्कुराहट उसके अंदर के जज्बात का रंग बताती है। तो आज हमने जिसको यहाँ बुलाया है, मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर कोई हो सकता। आपकी भरपूर तालियों में आएगी सुपर मॉम चंद बच्चों की मां तालियां। कम तालियों में रहेगी भाई। अपने लिए ताली बजाना आप लोग। मैं कहूँगा 1 2 3, तो 3 दूंगा और फिर आप तालियां बजाएंगे, फिर वो आएंगे। आप लोग रेडी हैं? अरे आवाज निकालो यार। रेडी है? रेडी है? 1 2 3 तालियां। हेलो एलोना। पाकिस्तान में कोरोना नहीं खत्म हो चुकी है, लेकिन सर फिर भी हम 6 फीट के फासले पर बैठे। सबको सलाम। सबकी जानिब से वालेकुम अस्सलाम। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है, खासतौर पे अपने स्टॉक शो में।
जिसका नाम है बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। तालियां बच्चे सर। आजकल के शहरी हालात के बारे में, क्योंकि आपने 4 बच्चे पैदा किए उस मुश्किल शहर में और पाले भी, बिल्कुल। तो क्या उम्र है सबसे छोटे की? सबसे छोटे वाला 1 साल का होने वाला है। 1 साल का, और किस तरह की खुशियां लाया आपकी जिंदगी? खुशियों के साथ साथ परेशानियां भी उतनी ही हैं। ओ, या यूं कहूं कि वो बोलना सीखता है, और सबसे बड़ी दुश्वारी तो ये है कि वो क्या कहता है मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। बड़ी अजीब सी बोली जाती है उसमें। मतलब आप किस तरह की आवाजें निकालता है? कैसे बताऊं? अच्छा, मैं देख सकती हूँ कि हम ऑडियंस को भी इन सब में शामिल कर सकते हैं, तो क्यों ना एक खेल बनाया जाए। वेरी गुड आइडिया, गुड आइडिया। तालियां बजाएं। अच्छा, जिनके बच्चे हैं वो हाथ खड़ा करें। इतने कम बच्चे, हुकूमत की बात मानी जा रही है, और जिनके नहीं है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, मैं देख रहा हूं जिनको मैंने कहा था जिनके हैं वो हाथ खड़ा करें, उन्होंने नहीं किए, और जिनको मैंने कहा था नहीं है फिर भी उन्होंने नहीं किए। क्या मतलब यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, वैसे हम इन सबको अपने खेल का हिस्सा बना सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल शुरू करें। अच्छा ठीक है, तो मैं कुछ अल्फाज कहूंगी और मुझे बताइए कि उनका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो कपकिया का क्या मतलब है? बहुत इजी, कुर्सी कुर्सी। ये कुर्सी। हाँ, वैसे हवाई जहाज भी हो सकता है, क्योंकि हवाई जहाज इस लफ्ज के बिल्कुल बरक्स है। ठीक। अच्छा, भिबिया क्या चीज है? ओ, भिबिया। वैसे कोई बेहतर चीज नहीं है, बड़ा मासूम सा मतलब है। कोई गेस कर सकता है आप में से? बताइए। किसी को नहीं आ रहा? बेबी। बेबी? चले ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, तो कोई और हो? बटाटिया का क्या मतलब है? भिंडी। और कोई? पोटैटो। ओके, फाइन। चलिए ठीक है, बटाटा तो मैंने बता दिया आपको। अब कपाटा का क्या मतलब है? हटप्पा। वैसे नहाने वाला टब भी हो सकता है। बरामदे और सारी बड़ी जगहें ऐसी ही होती हैं, ऐसे ही खेलते हैं हम। हमारा यकीन है नाच। और आपने भी तो कहा था कि ये अल्फाजी रक्स है। हाँ, बिल्कुल ये अल्फाज ही रखते हैं, बल्कि हम साथ मिलके खेलेंगे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले मैं आ जाऊँ उसकी तरफ, आपकी बच्चे की तरफ। तो इसकी जो आपका बच्चा है, मुझे नहीं लगता जिनके बच्चे होते हैं उनको कोई परेशानी होती होगी, मुझे लगता है चिल रहते होंगे। आपके बच्चे हैं क्या? नहीं, बच्चे तो नहीं है, हाँ 4 बड़े कुत्ते हैं जो मुझे बड़ी तिगड़ी का नाच बताते हैं। अच्छा, तो आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि बच्चे और कुत्ते एक ही गिनती में आते हैं, मतलब उनकी सारी मामूली की चीजें एक बराबर होती हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके बच्चे हैं उनसे पूछें कि कितनी दुश्वारी पेश आती है, उस नन्ही सी जान को कैसे सुलाया जाता है, ये हमारी दूसरी दुश्वारी है। ये तो सारा चीजें आप कैसे करती है, कैसे हैंडल करती है? बाजू के मसल बढ़ जाते हैं उसे झूला दे देकर, और सारे काम उसे गोद में उठा के निपटाने पड़ते हैं। खाना पकाना, गाड़ी चलाना, फोन पे कॉल, ये सब काम हम करते हैं। अच्छा। और हम ये सब कुछ आजमाते हैं। आजमाते हैं, तो हम भी कुछ आजमाते हैं। आजमाते हैं? चलो छोड़ देते हैं। वैसे अगर मैं बहुत खुशनसीब होंगे आप अगर बाप बने तो, ओके। और फिर आपको भी ये 3 बुनियादी चीजें और अंदाज अपनाने पड़ेंगे। कौन से? कि जैसे अपने बच्चे को अगर खाना खिलाया है तो उसकी डकार निकालनी पड़ेगी, सबसे पहला काम है ये। और उसके लिए आपको अपने बच्चे को गोद में उठाना पड़ेगा और उसे ऐसे कंधे पे लगाना पड़ेगा और फिर ऐसे करें, और उसके बाद उसे यूं झुलाते रहें। और फिर अगर वो आपसे मुंसलिक होना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, तो यूं उससे अपने बाजू पर लिटाए और यूं झुलाते रहे। करके देखिए ना, कैसे होता है? इस तरह। इस तरह? ठीक। और फिर अगर वो सो नहीं पा रहा क्योंकि उसके पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, ठीक। आप इस तरह उसे अपनी हथेली पर उल्टा लें और हॉट बैग से उसके पेट पे ऐसे मालिश करें। ठीक। उसकी गर्माहट से उसे अच्छा लगेगा। ठीक है, और ठीक फिर यूं झुलाएं। तो उनके नाम से वहाँ गए हो, मैंने कहा जाओ वहाँ बैठे रहोगे। हाँ,
सॉरी, अच्छा ये बताएं कि आपकी दूसरी बच्ची क्या उम्र है? वो तो 4 साल का होने वाला है। 4 साल का, जबरदस्त। तो कैसा जा रहा है उसकी जिंदगी का नाम? वो बहुत ही अच्छा है, आपकी? मेरा सबसे खास। हाँ। गैर तकनीकी जहन है उसका और मौसीकी सुनता है, कंपोजिशन कर लेता है, वेरी गुड। अपने खिलौनों से आर्किटेक्चरल तरीके के नमूने बना लेता है, वाह वाह। बड़े बड़े रागों की गायकी सुनता है और उसके साथ साथ उनके रागों के टुकड़े भी जानता है और उन्हें गा भी लेता है। इसका मतलब कि बहुत सुरीला है। बिल्कुल जबरदस्त। जीनियस। वैसे वो क्या बनेगा, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। वो शायरी भी अर्ज करता है। वो शायरी लिखता है? हाँ? एक 4 साल का बच्चा शायर? वो नहीं लिखता, मैं लिखती, थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करें। ओह, माँ जी लिखती है, तालियां बजाएं माँ जी के लिए। और हमारी तो एक छोटी सी रस्म भी है। अच्छा। मैं रोज रात को उसके कमरे में जाती हूँ ठीक। और उससे पूछती हूँ कि आज तुम कौन से शेर सुनाओगे। वो सुनाता है और मैं लिखती हूँ। वैसे आपने कहा था कि मैं उसके कुछ शेर लेके आया हूँ, मैं लेके आई हूँ, मैंने तैयारी की है, अच्छा। लेकिन बढ़िया। मैंने सुना नहीं पाऊंगी क्यों? इनकी खूबसूरती मुझसे बयान नहीं होती। आप काफी बुरे बनाने लग रहे हैं, आप सुना देना इन सबको, क्योंकि आप थिएटर के अदाकार भी हैं। चले पढ़ते हैं। वैसे सारी खूबियाँ माँ की तरफ से आई हैं। अच्छा, इनके बारे में एक बात और बता दूं, इन्होंने हमारे मोइन अख्तर साहब के साथ बहुत काम किया है। ख्वाजा मुइनुद्दीन। सॉरी। ख्वाजा मुइनुद्दीन। हाँ हाँ, वो बूढ़ी। वैसे मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं, लेकिन अकेडमी से कुछ कोर्स किए थे। अच्छा चलिए नज्म पढ़ते हैं। चले पढ़ते हैं। वो बारे के बारे। 4 साल शायद का कलाम। एक दफा किसी शख्स ने गुब्बारा घुमा दिया। वो औरत थी, बहुत आला। उसका कोई नाम ना था। वो गुब्बारा एक तोहफा था उसके माँ बाप की तरफ से। उसने हवा में जाकर बाहर उड़ा दिया ऐसे। तालियां बजाएं, इतनी जबरदस्त नजर पड़ी है जी। मुख्तसर लेकिन फलसफियाना। अच्छा ये बताएं, जब आपका पहला बच्चा पैदा हुआ, उसके साथ साथ आप पढ़ भी रही थी और काम भी कर रही थी, तो इन दोनों में आपने किसको ज्यादा तरजीह दी? मतलब पढ़ाई को या जॉब को, किसको ज्यादा? अच्छा तो आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि बच्चा पैदा करने के बाद इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। असल में मैं अपना इज़हार फनकाराना अंदाज में करती हूँ। चलिए दूसरी नज़्म पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं दूसरी नज़्म। इसी 4 साल का शायर जिसका कलाम सुपर मॉम एल्डोना ने लिखा। तितली साहब और उनकी मिसेस। एक दफ़ा का जिक्र है कि तितली साहब अब्बा बने। वो बहुत गरीब थे, उनका लोहे का कारखाना था। मेज, कुर्सियाँ, पूल, रेडियो और खिलौने भी बनते थे। एक दिन अब्बा बहुत खुश था, माँ भी और बच्चा भी। फिर एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सर्राफा रेंगता हुआ उसके बिल में घुस गया। तितलियों को देखते ही एक निवाले में खा गया। फिर एक भेड़िया वहां से गुजरता हुआ आया और जर्राफे को खा गया। और फिर शेर भी आ गया। शेर ने भेड़िए को खाया। फिर एक डायनासोर जो अपने यारोगार यूनिकॉर्न, जिसे हम प्यार से एक सिंगा कहते हैं, वो दोनों भागते हुए आए और उन्होंने शेर को खा लिया क्योंकि वो सब चीजें खा लेते हैं। सच्ची रज़ा मैंने पूरी जिंदगी में नहीं सुनी। तालियां बजाएं यार। वैसे इतना बुरा भी नहीं था। अगर मैं उसकी उम्र आपको ना बताती तो आप इन बातों पे यकीन करते। वो उनसे मुझे याद आया कि आपकी एक नौजवान बच्ची भी तो है। क्या उम्र है उसकी? खानदान की इकलौती लड़की है। जी। जैसे आप अपने लड़कपन के वक्त को याद करें, कितना मुश्किल होता है माँ बाप और बच्चे दोनों के लिए। वो मुसलसल इम्तिहान देती है हमारा, हम उसे कितना चाहते हैं, ठीक। हमारे सब्र का पैमाना कितना है। वो ये सब चीज़ें बहुत अजीब अंदाज में अपनाती है, फिर आपको बंद कर लेती है, ख्यालात का इश्तराक नहीं करती, कुछ कहती नहीं है, और कब से
से जब से उसने हमने उसकी डायरी पढ़ी है उसके क्या बाद कहा आपने? आपने उसकी डायरी पढ़ी है? हाँ वो मिजाजी अलामतें और ये जब सब उसको पता चलेगा कि आपने उसकी डायरी पढ़ी है तो क्या होगा? आपको पता है? हमने उसे बताया ही नहीं है ये बात। आपने उसको बताया भी नहीं। हाँ वरना वो घर छोड़ के चली जाती, हमसे सारे ताल्लुक तोड़ देती, इसीलिए नहीं बताया। आपको डर नहीं लगता कि उसको पता चलेगा तो वो रिश्ता खत्म कर देगी जब कि आपने उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है? वक्त आने पे बता देंगे। कब आएगा वो वक्त? अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है। वैसे भी मुझे एहसास है कि हमने जो किया, आपको एहसास है? तेजी से कुछ करना पड़ेगा वरना कोई बहुत खौफनाक वाकया पेश आ जाएगा। उसकी खुदकुशी की इलामतें मिली है उसकी तेजी डायरी से तो आप उसकी जाती जिंदगी में घुसरेंगे, वो भी बगैर उसे बताए। और अगर उसको पता चला कि क्या होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि माँ बाप का फर्ज बनता है कि सच्चाई से काम। तो माँ बाप और बच्चे दोनों का फर्ज बनता है कि वो इस ख्यालात का इश्तराक करें और सब कुछ बताएं, लेकिन नहीं हो रहा है ना। अब तो रही है वो अपनी डायरी में, और किस तरह करेगी? बस ठीक है, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी जब रात को उसके कमरे में जाती हूँ तो देखती हूँ उसने मुठियाँ कस के बंद की हुई है। खोलने की कोशिश करती हूँ उसे जगाए बगैर, लेकिन आपकी सच्चाई से काम लें और उसको बता दें कि आपने उसकी डायरी में ए से लेके जेड तक सब पढ़ लिया। जब वक्त आएगा तो बता। अरे ये वक्त आकर क्यों नहीं दे रहा? ये कौन सा वक्त इस है? बात पे आप क्यों अटक गई है कि मैंने उसकी डायरी पढ़ ली है? आप ही ने मुझे यहाँ बुलाया कि जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल न करूँ मुझे बोलने दो। जानती हूँ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जिसकी हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते और फिर वो चला जाता है। जानती हूँ जो कुछ हो रहा है गलत है, लेकिन आखिरकार हर चीज की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी सियासी मजबूरी बन जाती है? क्या यही वो ख्याल है जो आप हमारे नौजवान नस्ल को देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं मिसाली बनना चाहती हूँ, सच बोलना चाहती हूँ। राजधानी के कवानीन, मालूमात, अरे जो इंसान के बेसिक हुकूक हैं वो कहाँ गए, उसमें तो बात करें। कौन सी राजदारी, कौन सी मालूमात? हम एक खानदान है, हमारे कुछ रस्म और रिवाज है। नज़्म और ज़ब्त यानी डिसिप्लिन अशद जरूरी है, जैसे कि घर साफ करना, झाड़ पोंछ करना या गांव जाकर मवेशियों की अच्छा, देखभाल। हाँ, गांव से मुझे याद आया, आपने बताया था कि आपने उसको गांव भेज दिया। आपको पता है कि कितनी धूल मट्टी होती है वहां पे, मौसीकी के लिए तरस गई होगी। आपका फर्ज बनता है कि वो आपको अपने साथ रखे, आप उसको अपने साथ रखें, अपने घर में, अपने दोस्तों में, ताकि वो खुशी से जिंदगी गुजार सके। आप ऐसा क्यों नहीं करते आगे? क्यों नहीं करना एक दो चाहते? दिन के लिए, कहीं जाने के लिए, अपने कुंबे के लिए कोई इतना तो कर ही सकता है ना। एक दो दिन के मौसम में फर्क है। जी, कुंबा
म्यूजिक कंपोज करते हैं, डायरेक्टर हैं। अली अजमत के बेशुमार गाने उन्होंने रिकॉर्ड भी किए हैं और उनको लॉन्च भी किया है। बहुत मशहूर, बहुत ही मशहूर। आपकी भरपूर तालियां होना चाहिए रहमान भाई के लिए। पलकों से बांध के सपनों की डोरियां, नींदों से बांध के चाहत की लोरियां, सो जाओ तुम, खो जाओ तुम, पलकों से बांध के सपनों की डोरियां, नींदों से बांध के चाहत की लोरियां, सो जाओ तुम, खो जाओ तुम, पलकों से बांध के चलिए सर, इन्होंने ये बताइए कि आपका जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी क्या उम्र है? 20 साल है, मालिक है, खुद कफील है, मेरे साथ नहीं रहता, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं। चलिए फिर इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। आपने 4 बच्चे पैदा किए ना? सही बात है, आसान सी गिनती है, कोई भी गिन सकता है। कैसे पैदा किए 4 बच्चे? आपका सवाल समझ नहीं आया, तफसील देंगे। क्या ये बात सच है कि जब आपका पहला बच्चा पैदा हुआ बजाय दूसरे के तो आप ज्यादा मुश्किल में थे? क्या क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि क्या बच्चे पैदा करना सिखाया जा सकता है? आपका पता नहीं, लेकिन हम औरतें ऐसी बनी हैं और हम हमारी वजह से इंसानियत वजूद में आती है। अच्छा, इसका मकसद ये हुआ कि जब आपका पहला बच्चा पैदा हुआ तो आप शदीद तकलीफ में थी। पता नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो बात सच है वो ये है कि अपने बच्चे से मोहब्बत करें। क्या कमाल बात की है, बच्चे से मोहब्बत करें, तालियां बजाएं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह आपके कि आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक बार फिर भरपूर तालियां एंटोना। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। मुझसे बड़ा भंड हो गया था जब तुम्हें पैदा करने घबराहट में गड़बड़ हो गई,
मेरी ख्वाहिश थी कि तुम घर में पैदा हो। उस वक्त हमारा मकान जंगलात नुमा जगह में था। सबने हमें समझाने की कोशिश की ऐसा ना करें, लेकिन हम अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी का सबूत दे दें कि कुछ गलत हो गया। पैदाइश के दौरान मैं तकरीबन मरने वाली थी, बल्कि आखिरी दिनों में वालिद साहब को वहाँ कारोबार के सिलसिले में दौरे पर जाना पड़ा। मैंने तो कहा था आप वहीं रहे और जो ठीक लगे वो करें, और वो चले गए। जब दर्द ने जोर पकड़ा तो वो वापस आ गए, लेकिन उन्हें बुखार था। समझ नहीं पा रहे थे। मैं बहुत खौफजदा हूँ। दाई को बुलाया, लेकिन वो ना आ सकी क्योंकि वो दूसरी औरत हमर वाले के साथ थी। पापा की तबीयत सुबह तक ठीक हो गई थी, काफी बेहतर हो गए थे। कमरे में लेके गए मुझे, पूरा दिन कट गया वहाँ इंतजार में। शाम हुई, सूरज ढल गया, इतनी सुबह हो गई कि रोने लग गई। पापा मुझे देख के डर गए, वो भी रोने लग गए। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। सुबह सवेरे तो पैदा हो गया। तुम्हारी हर हरकत कमाल है, सारी गलतियां मेरी थी। कहा जाता है कि औरत का वक्त आना है जब वो मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसी पर वो जन्म देती है। मेरी जिंदगी का सबसे हौलनाक लम्हा था ये। याद है मुझे वो दर्द, बावजूद इसके कि कहते हैं वो दर्द याद नहीं रहता। मेरा खून हर जगह अस्पताल जाना पड़ा, एम्बुलेंस बुलाई, जाते हुए रास्ते में हर एक चीज को गिनती हुई जा रही थी ताकि बेहोश ना हो। खंबा, दरख्त, इमारत, आसमान, बादल। जब इमरजेंसी में पहुंची तो रो रो कर कह रही थी कि मुझे तुम्हारे पास जाना है। उन्होंने बताया कि तुमने अपनी सेहत का हाल कर लो, कि उसे संभाल लेना। मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी निकम्मी हूँ, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं निकम्मी नहीं हूँ, कामयाब हूँ, जिंदा हूँ, माँ हूँ। और तुम एक वालिद हो चुके हो, तुम्हारा शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि तुम ताकतवर निकले। मैं जानती हूँ कि तुम फिर काम नहीं करते जो मैं बताती हूँ। और जब छोटे थे तो हमारे अपा हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि माँ जान, परेशान ना हो, हम सब संभाल लेंगे। तुमने संभाल लिया। मैं तुम्हारी मशहूर हुई इसके लिए। एक वक्त आता है जब सिर्फ अपने अब्बा को पसंद करते हैं बच्चे, सिर्फ अब्बा को। और तुम बहुत हो, सिर्फ अब्बा ही अच्छा सैंडविच बनाते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता। वो ही गाना गाते, बहुत सुरीले, तुम बेसुर। और जब भी ये किसी जबान से जब उसे डोरी गाकर सुनाते तो कहते हैं अम्मा जी, क्योंकि और कोई लफ्ज नहीं आता उसे जिससे वो मुझे खौफनाक साबित कर सके। उसके पास
मिलना होता है या कहीं जाना होता है और उनसे कह दें कि 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये अहद 1 घंटे का नहीं, शायद हम कभी पहुंच ही ना सके और आपकी उम्र भी तब्दील हो जाती है। जैसे मैं 31 साल की हूँ, लेकिन 2 हफ्ते पहले मुझे झटके से जगाया गया। मेरा 3 साला बेटा मेरे पेट पर जोर जोर से उछलकर कहता है, मम्मा उठो, उठो, जागो, बूढ़ी हो रही हो। देखो मैं कहाँ से हुआ उसे कि अपनी माँ को इस अंदाज से जगाया जाए। वैसे भी बुढ़ापे का मतलब जानता थोड़ी है। मैंने उसे कहा कि आपकी खुशामदीद, लेकिन मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ। जानती है वो क्या कहता है? कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ, नानी से भी ज्यादा। लेकिन शायद मुझे पता है कि मेरी उम्र कितनी तेजी से गिर रही है कि मुझे पूरी रात नींद में कभी नसीब नहीं। और सबसे करीबी दोस्त जो फोन कॉल मिला सकते थे, अब एक अरसा हो गया है उनका मैसेज भी नहीं आता। लेकिन जो वो नायाब पत्थर जो उन्होंने मुझे दिया था, उसे उठाकर दूसरी सीढ़ियों के साथ रखती हूँ ना, तो मेरे आंसू फूट फूट के निकलते हैं। वहीं चले किस्मत में है कुदरत की मर्जी, किस्मत में है कुदरत की मर्जी, किस्मत में है कुदरत की मर्जी, किस्मत में नहीं कुदरत की मर्जी, किस्मत में नहीं कुदरत की मर्जी।
ख्वाहिश है कि मैं माफ़ी मांगूं। माफ़ी मांगूं उन सबसे जो किसी तरह से दुखी अपनी तस्वीर महसूस करते हैं या मायूस है मेरे इस फैसले से कि मैं बच्चे नहीं पैदा करना चाहती। माफ़ी मांगती हूँ अपने उस्तादों से जो ये शेर ही नहीं मार सकते कि फला फला की वालिदा को पढ़ाया है। माफ़ी मांगती हूँ अपने साथ पढ़ते हुए हम जमाते से कि मैंने बच्चे ना पैदा करने का फैसला किया है। माफ़ी मांगती हूँ अपनी मुमानी, चची, फूफी, खाला से कि उनके 4 बच्चों को एक दूर दराज की रिश्तेदारी से महरूम कर रही हूँ। माफ़ी मांगती हूँ अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से जिसको मेरे पीरियड्स के दर्द की दवाइयाँ तजवीज़ करते रहना होंगी, क्योंकि ये दर्द पैदाइश के बाद बेहतर नहीं होता, क्योंकि मैं कुछ पैदा नहीं कर रही। माफ़ी मांगती हूँ अपनी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से जिसको मेरे स्किन के मसलों के लिए हल तलाश करते रहना होंगे, क्योंकि चेहरा पैदाइश के बाद साफ नहीं होता, इसलिए मैं कुछ पैदा नहीं कर रही। माफ़ी मांगती हूँ अपने शोहर से, अगर बच्चे चाहता है तो मुझसे अलग रास्ते अपनाना होंगे। माफ़ी मांगती हूँ अपने अब्बा से कि मैं उन्हें नवासा नहीं दे सकती। माफ़ी मांगती हूँ अपने ससुराल वालों से कि उन्हें मेरे छोटे छोटे कुत्तों को मेरे बच्चे पुकार कर गुजारा करना पड़ रहा है। माफ़ी मांगती हूँ अपने दोस्तों से जो अंकल या आंटी नहीं बन सकते। माफ़ी मांगती हूँ अपने पड़ोसियों से कि उनके बच्चों को होता है कि यहाँ हमें नए दोस्त मिलेंगे लेकिन यहाँ कोई बच्चे नहीं होंगे। माफ़ी मांगती हूँ पूरे मुल्क से कि उसके मुस्तकबिल की नई नस्ल को नहीं पालूंगी, उसकी जगह अपने पैसे बचाऊंगी, अपने उन दिनों के लिए जब नौकरी पूरी हो चुकी हो या फिर बीमारी में उनकी ज़रूरत पेश आए, मर भी जाऊँ शायद इससे पहले। माफ़ी मांगती हूँ बुजुर्गाने वतन से जिनके बच्चों ने उन्हें मिलना छोड़ दिया है, क्योंकि ये सोच के परवरिश की थी कि बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। माफ़ कर दो बूढ़ी उम्र की माएँ, माफ़ कर दो जवान उम्र की माएँ, माफ़ कर दो वो तमाम लोग जो बच्चे तो चाहते हैं लेकिन खुद पैदा नहीं कर सकते। माफ़ कर दो वो लोग जिनके बच्चे उनसे मोहब्बत नहीं करते। माफ़ कर दो वो लोग जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं बावजूद इसके कि वो उनसे शिद्दत से प्यार करते हैं। आखिर में मैं हाथ जोड़कर उन सब से माफ़ी मांगती हूँ जो बच्चे न पैदा करने का फैसला करेंगे मेरी वजह से, क्योंकि मैं बच्चे पैदा करना नहीं चाहती। मुझ में कोई खराबी है, कुछ मुझ में बहुत ज्यादा गलत है। सोचती हूँ कि शायद मैं सही नहीं, शायद बुझ गई, शायद कुछ मुझ में बहुत ज्यादा खराब है। ईमानदारी से कहूँ तो सच ये है मुझ में नुक्स है, किसी वजह से मैं कर नहीं पा रही, परवाह नहीं चल रहा, ये काम नहीं करता। एक दफा और आजमा लेते हैं, शायद सिर्फ तशवीश और कशीदगी का असर है। अगर हम कोई और वक्त निकालें, कहीं छुट्टी पर चले जाएं, क्यों ना एक बार और कोशिश। मैं तो बार बार कोशिश कर सकती हूँ। 315 दफा हिम्मत दोबारा करनी होगी। जेनेटिक टेस्ट नेगेटिव, यूट्रस का टेस्ट नेगेटिव, खून का टेस्ट नेगेटिव, लेकिन खराबी मुझ में ही है। पड़ोसियों को देखती हूँ तो उनके पास जुड़वे बच्चे हैं, उन्होंने और बच्चों का मंसूबा नहीं बनाया था और फिर से वो उम्मीद से है। शायद वो हमारे पास नहीं आना चाहता, शायद मैं इतनी बुरी इंसान हूँ, लेकिन इस दर्जे की बुराई है मुझ में। सोचती हूँ जब मैं छोटी थी तो हम बहन भाई और कजन गांव में निकल जाते थे सेब चुराने। अपनी टी शर्ट और कमीज में सेब भर लेते थे, इतने चाहिए भी नहीं और खा भी नहीं सकते। रास्ते में एक ऊंचा खंबा हमारा निशाना बनता,
उस पे परिंदों ने उसे अपना ठिकाना बनाया था और उस पे अंडों के लिए एक घोंसला जिसमें 9 पैर जूते थे। ढेर सारे सेब, परिंदे और बदमाश बच्चे। निशाना तो लगाना था और जोर जोर से उन पर बरसाए। उस उम्र में इतनी ताकत तो नहीं थी कि कोई निशाना सही से लगा हो, लेकिन सोचने पे मजबूर हूं कि इस बदशगुनी का असर 2 साल से कोई फल नहीं लगेगा। शायद वहीं से मैं गलत थी जब मैंने कुदरत को ललकारा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर से कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ रस्में, टोटके, कशीदगी में कमी लाना, दिमाग की उलझन पर काम कर देते हैं। इसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। मेडिटेशन, मालिश, अपनी जिस्म को हरकत में लाना एक दूसरे में मिल जाते हैं। गले लगना, हम तैयार हैं, हम कुछ भी सुन सकते हैं। फिजियोथेरेपी, एक दूसरे के और करीब हो जाना। भाड़ में जाए ये सब कुछ, शायद कुछ ना काम आएगा, शायद सब छोड़ देंगे और कोशिश करना भी छोड़ देंगे। बच्चों का क्या होगा, उनके बारे में सोचना भूल गई हो। ये क्या हर रोज हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक जहन पे सवार है ये बात। हम महंगे हार्मोनल इलाज, नई दवाइयाँ, जदीद तरह के टेस्ट नहीं करवा रहे। हम तो नहीं सोच रहे इसके बारे में, हम तो अपने आप में मसरूफ हैं। हमें बच्चा पैदा करने की कोई परवाह ही नहीं, लेकिन करना चाहिए आपको। माशाल्लाह, आपकी जोड़ी इतनी प्यारी है। अच्छा, वाकई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, क्या बेहतरीन मशवरा दिया है आपने। करना चाहिए। असल में हमने इसके बारे में नहीं सोचा। हमने सोचा ही नहीं था कि हम जैसे 2 तंदुरुस्त जवान लोग बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। वाह, क्या दिलचस्प बात बताई है आपने। गौर फिक्र करेंगे जरूर और गूगल बादशाह को भी रुजू करेंगे, शायद कोई तरकीबें मिल जाए। क्योंकि पता है हमारे दिमाग में तो ऐसी चीजें नहीं आती। ये इल्म ही नहीं, हम ही नहीं बच्चे। आप क्यों नहीं बना लेती हमारे लिए? आप मशवरे देने में इतनी माहिर हैं, इसलिए। अरे अब आप सीरियस हो गए। मैं तो सिर्फ मजाक करने की कोशिश कर रही थी। ओह, लेकिन यकीनन आप तो इत्तेफाकन या हादसाती तौर पे हाँ ना हुई होगी, जाहिर है। और कैसे हुआ करता है? मुझ में कोई खराबी है, कुछ बहुत गलत किस्म का नुक्स होगा, और फिर ऐसे मरहले या मुकाम पर इंसान हिम्मत ही छोड़ देता है और कोशिश करना भी, और उसका साथी उसे महरूम छोड़ देता है और वापस अपने गांव लौट जाता है जहां वसाइल कम लेकिन जरूरियात पूरी हो जाती है। एक उजड़ी हुई जमीन, एक ही साइकिल और एक आध दुकान जहां उसे ठगा मिल जाए, और वो इस बात से खुश है कि हमारा रिश्ता मुनक़ता हुआ और कोई औलाद नहीं पैदा हुई। क्योंकि अगर बेटा होता और वो हम जिन्स पसंद होता या कोई बीच की जिन्स निकल आता तो उसको इतनी शर्मिंदगी होती कि वो उसे घर से बाहर निकाल देता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यकीनन अदम वजूदी की तरफ वो चला जाता। होने और ना होने के दरमियान एक फर्जी हाल, कुछ ना होने के बाद कुछ नहीं, खत्म शुरू, फना फिल ज़मीन, सीधा